जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है मैकेनिज्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हम ये बात जानते हैं कि जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल होता है, लेकिन उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है स्पर्म की एग के साथ। उसके बाद वो सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन से गुजरता है, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, ताकि हर अगले अब बनने वाले सेल के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। और फिर बाकी का डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ऑर्गन्स बनने का अमल शुरू हो जाता है, फिर साइज़ बनने का अमल शुरू हो जाता है और फिर एक जानदार जो है वो डेवलप हो जाता है पूरी तरह। अब इसके ऊपर हमने ये देखना है कि जो डेवलपमेंट है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलग अलग किस तरह के रोल हैं। 1892 में हेंस राइश ने सी अर्चिन, जो कि एक फाइलम एकाइनोडर्मेटा से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसका एग लिया था 2 सेल स्टेज पे और इसको दोनों सेल्स को एक दूसरे से अलग कर दिया था, क्योंकि दोनों सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस अलग अलग मौजूद था। तो देखा ये गया कि जो सेल्स अलग अलग हुए हैं वो नए नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप हुए, फिर एम्ब्रियो से लार्वी बने और फिर लार्वी से एडल्ट ऑर्गेनिज्म बने। तो दोनों सेल्स के अंदर मुकम्मल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट कहीं पर भी नहीं रुकी, दोनों सेल्स को जुदा करने पर भी नहीं रुकी और इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई। एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो स्पेमन ने किया। फिर स्पेमन ने उसके बाद सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने सैलेमेंडर का जाइगोट लिया। सैलेमेंडर एक एम्फीबियन है, टेल वाला होता है ये, और एक इंसानी बाल के ज़रिए से उन्होंने इसके जाइगोट को 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब 2 बराबर के हिस्सों में जब जाइगोट को तकसीम किया तो न्यूक्लियस एक तरफ रह गया, दूसरी तरफ खाली हिस्सा था जिसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म था। ये देखा गया कि क्लीवेज जो है वो कंप्लीट हो गई थी इन द हाफ कंटेनिंग न्यूक्लियस, बट द ए न्यूक्लियट हाफ वाज नॉट सीन डिवाइडिंग। ज़ाहिरी बात है कि जिस तरफ न्यूक्लियस मौजूद था वहाँ डिवीजन होना शुरू हो गई, डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, लेकिन जिस तरफ न्यूक्लियस मौजूद नहीं था वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। इवेंचुअली व्हेन न्यूक्लिएटेड साइड हैड रीच्ड अ 16 सेल स्टेज, वन ऑफ द क्लीवेज न्यूक्लियाई क्रॉस द नैरो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज टू द ए न्यूक्लिएट साइट एंड इमीडिएटली दिस साइड स्टार्ट डिवाइडिंग। अब जब एम्ब्रियो डिवाइड करते करते 16 सेल की स्टेज पर पहुंच गया, तो ज़ाहिरी बात है जब 16 सेल बने होंगे तो हर सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा, और दूसरा हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस सीरियस ही नहीं था वो डेवलपमेंट के बगैर बस खाली साइटोप्लाज्म के साथ पड़ा हुआ था। तो इन 16 सेल स्टेजेस में से एक सेल का न्यूक्लियस दोनों के दरमियान में जो साइटोप्लाज्म का ब्रिज था जिससे दोनों कनेक्टेड थे, उसको क्रॉस करते हुए उस साइड पर चला गया जहाँ न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, जिसको हम कह रहे हैं ए न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस के वहाँ जाने की देर थी कि यहाँ पर न्यूक्लियस ने अगेन अपना जो एक्शन है वो शो कर दिया, क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शामिल होती है और न्यूक्लियस सारे मामला को जो कि सेल के अंदर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो उसने इधर यहाँ पर भी डिवीजन स्टार्ट कर दी। अब ये डायग्राम आपको ये बता रही है ग्रे क्रेसेंट के बारे में। जब हम एग का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें दो जो होते हैं ना हिस्से बने होते हैं सेल के अंदर, एक एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल होता है, और पिगमेंट सस्पेंडेड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो हिलाल के शेप का होता है, ग्रेइश जो है लगता है, और ये नॉन पिगमेंटेड एरिया होता है, इसे ग्रे क्रेसेंट कहते हैं। यहाँ इस तस्वीर में वो आपको वाइट कलर में आधे चांद के जैसा नज़र आ रहा होगा। तो ग्रे क्रेसेंट साइटोप्लाज्म का एक मखसूस हिस्सा है। इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन रेड कलर में यहाँ नीचे लिखी हुई है, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी और मैं आपको कहूँगी भी कि जब आप इस सवाल के ऊपर अपना जवाब तैयार कर रहे हों तो इसको भी ज़रूर बीच में इनकॉर्पोरेट करें। अब स्पीमन ने अपने गुज़िश्ता तजर्बे के बाद एक और तजर्बा किया। इन्होंने 2 हाफ्स कर दिए एक एम्ब्रियो के, दोनों में न्यूक्लियस मौजूद था। दोनों जो हाफ्स थे असूलन तो उनको कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप होना था, तो बोथ दीज हाफ्स डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट फ्रॉम अ 16 सेल एम्ब्रियो और इवन इफ़ अ सिंगल सेल इज सेपरेटेड इट कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स एंड फॉर्म्स अ कंप्लीट एम्ब्रियो। अब जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें इस बात का तो कंफर्म अंदाज़ा हो गया कि जब न्यूक्लियस दोनों तरफ मौजूद हो या न्यूक्लियस एक सेल में मौजूद हो तो डिवीजन जो है वो नॉर्मल वे में चलती है। हत्ता कि 16 सेल स्टेज पर भी एम्ब्रियो में से अगर आप किसी एक सेल को सेपरेट कर दें तो वो भी सेल जो है वो नए एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है जिसमें किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। Later studies revealed that development depends upon the position of grey crescent. स्पीमन ने तजर्बा किया कि न्यूक्लिएटेड हाफ कैन डेवलप इनटू एबनॉर्मल बॉल ऑफ सेल्स। अच्छा, एक उनका जो और एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने देखा कि जो ग्रे क्रेसेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, एक तरफ न्यूक्लियस मौजूद है और एक तरफ ग्रे क्रेसेंट मौजूद है। तो जो न्यूक्लियस जहाँ मौजूद है और जहाँ ग्रे क्रेसेंट मौजूद है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हिस्सा जो है वो सिर्फ खाली सेल्स की मैस बन गया और एक हिस्सा जो है वो एम्ब्रियो बन गया।
इसी तरह दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अगेन एक जो है फर्टिलाइज्ड एग लिया है, उसको जो है वो कट करने की कोशिश की है। ग्रे क्रेसेंट जो है वो दोनों तरफ हाफ हाफ सूरत में मौजूद है, न्यूक्लियस एक तरफ मौजूद है। जिस तरफ न्यूक्लियस मौजूद है वो मुसलसल डिवीजन कर रहा है। ग्रे क्रेसेंट दूसरी तरफ मौजूद है तो उस तरफ भी डेवलपमेंट हो रही है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के साथ साथ जो ग्रे क्रेसेंट है उसका रोल भी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बुक से पढ़कर यही बात जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। Later studies revealed that the development depends on the position of grey crescent as well. Grey crescent is the pigment-free area which appears at the time of fertilization. जब एग तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के अमल के दौरान, तो उस वक्त ग्रे क्रेसेंट का जो एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म में अपीयर होता है। सो इन द हाफ लैकिंग ग्रे क्रेसेंट नो फर्दर डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। तो एम्ब्रियो का वो हिस्सा या एग जो है जिसमें ग्रे क्रेसेंट कटिंग के बाद नहीं आया, अगर आपने 2 सेल स्टेज पे सेपरेशन की है तो या आपने एग जाइगोट जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें आपने इस तरह से सेपरेशन किया कि ग्रे क्रेसेंट उस तरफ नहीं आया, हालांकि न्यूक्लियस मौजूद है, तो डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। इसका मतलब है कि ग्रे क्रेसेंट में कोई ऐसी चीज़ है इम्पोर्टेंट जो कि ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स स्पेमन ने 2 कंक्लूजन्स बनाए। ये आपको पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्पेमन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में क्या कंक्लूजन्स जो हैं वो अखज़ किए। तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है। ग्रे क्रेसेंट वो एरिया होता है साइटोप्लाज्म का जिसमें कोई मखसूस डेवलपमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन शामिल होती है जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ ऑल द सेल कंटेन सेम न्यूक्लियर मटेरियल व्हाट कॉजेज सेल्स टू डिफरेंशिएट। आपको ये मालूम है कि न्यूक्लियस जो है वो तमाम सेल्स में मास्टर है और वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर सारे सेल्स में एक जैसा न्यूक्लियस और जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है तो वो फिर डिफरेंशिएट कैसे हो जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब है कि जो सेल जिसने फ्यूचर में जाके जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो उसके लिए स्पेशलाइज हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, और फिर वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है और वो किसी मखसूस टिश्यू का, ऑर्गन का या सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो जब सब सेल्स में एक जैसे जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो सेल्स डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। अब ये बातें जो हैं ये सवालों के जवाब भी हमने आगे देखने हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि देयर आर 2 वेज बाय विच सेल अंडरगो डिफरेंटिएशन एंड बिकम कमिटेड टू पर्टिकुलर डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल। फ्यूचर में जाके एक सेल के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स बनने हैं, फ्यूचर में जाके एक सेल ने किस टिश्यू का हिस्सा बनना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये डिटरमिन हो जाता है पहले ही और डिफरेंशिएट होने से पहले ही। और ये कैसे होता है, ये इस सवाल का जवाब ये अगली लाइंस में है। ड्यूरिंग क्लेवेज साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस। यानी साइटोप्लाज्म जब अलहदा होता है, जब क्लीवेज डिवाइड कर रही होती है सेल्स को, तो उसके नतीजे में कुछ ऐसे मैसेंजर्स होते होंगे या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ऐसी होती होगी जिसकी डिवीजन की वजह से सेल्स जो है वो अलग अलग किस्मों में तब्दील हो जाती हैं। इंडक्शन और इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल्स टेक्स प्लेस। इंडक्शन का मतलब होता है असरअंदाज होना, तो इंडक्शन और इंटरेक्शन रब्त का निज़ाम जो है आसपास के सेल से, वो भी एक सेल को इस काबिल बनाता है कि वो फ्यूचर में क्या बनेगा, किस चीज़ का हिस्सा बनेगा और किस तरह से वो मखसूस हो जाएगा कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इस अमल के लिए। अब आगे है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। ये पेपर में अक्सर 2 नंबर का सवाल आ जाता है, बाज़ दफ़े से किसी पार्ट की शक्ल में भी पूछ लिया जाता है। तो साइटोप्लाज्म का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। मॉर्फोजेनेटिक का मतलब है जो कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे डिटर्मिनेंट्स, और ये डिसाइड करवाएंगे कि एक सेल ने फ्यूचर में जाके किस तरह की जो उसकी मशीनरी होगी, उसका फॉर्म फंक्शन क्या होगा। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है असीडियंस का, इसके ऊपर बड़ा काम किया गया बाद में, और इसके साइटोप्लाज्म को फिर मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो डिवाइड करके बताया गया कि ये हिस्से पॉसिबल होते हैं और ये फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर साइटोप्लाज्म, ये वो साइटोप्लाज्म है जो बिल्कुल आपको सादा तरीन नज़र आएगा। ये जो है ये लार्वा की एपिडर्मिस बनाता है। येलो रंग का साइटोप्लाज्म, ज़ाहिरी बात है, पता चल रहा है कि इसमें येलो कलर के कुछ पिगमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसको येलो कलर इम्पार्ट करते हैं, तो ये मसल सेल्स को पैदा करता है। इसी तरह ग्रे क्रेसेंट का हिस्सा जो वेजिटल साइटोप्लाज्म है, इसमें वो गट को देता है, और इक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म जो इक्वेटर सेंटर से एक जो लाइन गुजरी होती है ग्लोब पर भी अगर आप देखो तो उसे इक्वेटर कहते हैं। तो जब भी कोई गोल दायरवी शक्ल होती है उसके सेंटर से जो लाइन गुजरी होती है
उसको हम इक्वेटर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ ग्रेट साइटोप्लाज्म का ग्रे क्रेसेंट का वो हिस्सा जो कि इक्वाटोरियल साइड पर है, वो नोटोकॉन्ड्रिया न्यूरल ट्यूब को पैदा करने में मदद देता है। अब हमने अगले आने वाले टॉपिक में रोल देखना है सिर्फ न्यूक्लियस का। अभी हमने बात की कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल है, और उससे पहले हमने दोनों के बारे में देखा कि साइटोप्लाज्म में जो ग्रे क्रेसेंट है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है।